29 दिसंबर 1913 लंदन की एक मशहूर अखबार द टाइम्स में एक ऐड पब्लिश की जाती है जिसमें लिखा हुआ था, हम एक खतरनाक सफर पर जा रहे हैं जिसके लिए हमें अन्वेषक यानी एक्सप्लोरर की तलाश है। हम ये नहीं जानते कि सफर कितना लंबा और कितना खतरनाक होगा। पूरे महीने अंधेरे में काम करना पड़ सकता है। हम क्रू मेंबर्स को ज्यादा सैलरी देने में भी असमर्थ हैं। हम जिंदा लौट सकेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। इस ऐड को देखने के बाद दो सवाल मन में आते हैं। पहला कि ऐड किसने दी थी, दूसरा कौन से सफर के लिए उसे ऐड देने की जरूरत पड़ी। ये ऐड जिसने दी थी उनका नाम अर्नेस्ट हेनरी शेकल्टन था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ये ऐड लंदन में पब्लिश हुई थी, मतलब ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये एक रिसर्चर थे। ये डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया करते थे और रिसर्च किया करते थे। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो इन्होंने 1907 में अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम था ब्रिटिश अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। और ये एक्सपीडिशन 1907 से 1909 तक चली थी और ये पूरी तरह से सफल रही थी। इस अभियान के सफल होने के बाद अर्नेस्ट हेनरी शेकल्टन अंटार्कटिका के सर्कल में पहुंचने वाले पहले यूरोपियन बने और इन्होंने साउथ पोल की यात्रा की थी। अगर मैं उस टाइम के अंटार्कटिका की टेम्परेचर की बात करूं तो 1907 में अंटार्कटिका का टेम्परेचर -49 डिग्री सेल्सियस था। अब बात करते हैं कि इन्होंने अखबार में ऐड क्यों दी थी। तो ये एक बार फिर से अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने जाना चाहते थे और इन्होंने सोच रखा था कि इस बार क्यों ना अंटार्कटिका के लास्ट छोर तक विजिट किया जाए, क्योंकि उस समय अंटार्कटिका के उस पार की यात्रा किसी ने नहीं की थी। इसलिए इन्होंने अखबार में इश्तिहार डाले क्योंकि यात्रा के लिए सही टीम बनानी थी और जल्द ही अंटार्कटिका की ओर निकलना था। पर इस एक्सपेडिशन ने अपनी एम को अचीव नहीं करी थी और जो लोग थे वो भी आगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। और ऐसा क्यों हुआ और क्यों वे एक आइलैंड पर फंसे रहे और फिर कैसे इन्होंने उस आइलैंड से सरवाइव करा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये इस बात को अच्छे से जानते थे कि अंटार्कटिका के लिए यात्रा करना कितना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने सोचा कुछ ही लोग होंगे जो इनसे कांटेक्ट करेंगे। पर ऐसा नहीं था। उस ऐड को देखने के बाद अराउंड 5000 लोग ऐसे थे जो कि इस यात्रा पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 5000 लोगों में से सिर्फ 28 लोग ही ऐसे थे जिन्हें इस जर्नी पे जाने के लिए चुना गया। शेकल्टन ने इस मिशन का नाम रखा इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन और इस एक्सपेडिशन का एम था अंटार्कटिका के साउथ पोल तक पहुंचना। शेकल्टन के पास खुद की कोई जहाज नहीं थी, इसलिए इन्होंने जहाज को एक्सपेडिशन के लिए चार्टर कराया था, मतलब किराए पर लिया था। उस जहाज का नाम पोलारिस था, लेकिन इस एक्सपेडिशन के लिए इसका नाम बदलकर इंड्योरेंस कर दिया गया था। इंड्योरेंस को ब्रिटेन के ही एक शिपिंग कंपनी ने चार्टर करके दिया था। कंपनी ने इंड्योरेंस को 12 महीनों के लिए दिया था, जिसके लिए शेकल्टन को 11,000 ब्रिटिश पाउंड देने पड़े थे, जो कि अभी के समय में इंडियन रुपीस में 12,32,250 रुपीस होते हैं। और इसकी स्पेशल कंडीशंस ये थी कि जहाज को अंटार्कटिका में स्पेसिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैप्टन शेकल्टन को जहाज का पूरा कंट्रोल होगा। क्रू को एक्सपेडिशन के दौरान कैप्टन शेकल्टन के ऑर्डर का पालन करना होगा। जहाज के किसी भी तरह के इमरजेंसी या डेंजर सिचुएशन में कैप्टन शेकल्टन का फैसला फाइनल माना जाएगा। इंड्योरेंस पर बहुत सी मशीनें और इंस्ट्रूमेंट थे जिनका इस्तेमाल एक्सपेडिशन के दौरान रिसर्च के लिए किया जाना था। इस पर शेकल्टन के साथ जो 28 लोगों की टीम थी उनमें 5 ऑफिसर्स थे, 2 इंजीनियर, 3 साइंटिस्ट, 1 डॉक्टर, कुछ फोटोग्राफर और कुछ कुक थे। इन सब के अलावा इस शिप पर 70 डॉग्स भी थे जिनका इस्तेमाल स्लेड पुलिंग और एक्सपेडिशन के दौरान मदद के लिए किया गया। 8 अगस्त 1914 28 क्रू मेंबर्स और कैप्टन शेकल्टन के लीडरशिप में फाइनली इंड्योरेंस अपने इस मिशन पर इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से निकलता है। अब इन्हें समुद्र की यात्रा करते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ कैप्टन शेकल्टन हर शाम खाना खाते, साथ में और भी गेम खेला करते थे ताकि जो क्रू मेंबर्स हैं उनके बीच तालमेल बना रहे। इंड्योरेंस ने अपनी एक्सपेडिशन पर निकलने के बाद 6 दिनों तक ओशियन में लगातार 2778 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी थी और इन 6 दिनों के बाद ये मडेना आइलैंड पे रुकने का फैसला करते हैं, जहां इन्होंने अपनी शिप के लिए फ्यूल रखे थे, लोकल अथॉरिटी से मिलकर आगे जाने की परमिशन ली थी और अपने क्रू मेंबर्स को रेस्ट और रिक्रिएशन का समय दिया था और आगे की यात्रा के लिए शिप में कुछ मेंटेनेंस कराए और रिपेयर कराए थे। जिसके बाद 16 अगस्त 1914 को अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार इन्होंने लगातार 20 दिनों की यात्रा की थी और इन 20 दिनों में इन्होंने 9300 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी थी और फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर 5 सितंबर 1914 को ये पहुंचते हैं और यहाँ पर ये 3 महीनों के लिए रुके थे। शिप की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करी गई, फ्यूल, खाना और अन्य जरूरी सप्लाई को रिलोड किया गया। इसके इंजन को भी रिपेयर किया गया क्योंकि आगे ये वेडल सी के लिए यात्रा करने वाले थे, जहां पहुंचने के लिए इन्हें लगातार 44 दिनों की यात्रा करनी थी और उसके बाद बिना रुके वहां से अंटार्कटिका के लिए भी निकलना था।
इसलिए उन्होंने अपने लिए राशन पानी भर लिए थे। क्रू के सभी मेंबर्स ने रेस्ट ली। इसके बाद इन्हें कुछ ट्रेनिंग दी गई ताकि ये अंटार्कटिका की कड़कती ठंड में सरवाइव कर सकें। फिर इन्होंने लोकल अथॉरिटी से मिलकर आगे जाने की परमिशन ली और 5 दिसंबर 1914 को ये आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं। लगातार 44 दिनों तक सफर करने के बाद ये पहुंचते हैं वेडल सी में। जब इन्होंने वेडल सी में इंटर किया तो ये वहां रुके नहीं, क्योंकि रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे। वेडल सी में लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। दरअसल इनकी शिप इंड्योरेंस बर्फ में फंस जाती है। अब यहीं से शुरुआत होती है इनकी इस एक्सपेडिशन के फेलियर होने की, जहां से अंटार्कटिका जाना तो दूर की बात है, ये अपनी मर्जी से 2 कदम भी आगे नहीं जा पाते। और अब स्टार्ट होती है इनके रियल सर्वाइवल की स्टोरी, जिसका इंतजार आप पिछले कई मिनट से कर रहे थे। 19 जनवरी 1915 ये वो डेट है जिस दिन इनकी शिप वेडल सी के बर्फ में फंस गई थी। शेकल्टन और उनकी टीम ने अपने शिप को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, पर इतने बड़े शिप को निकालना इतना आसान नहीं था। जब इनकी हर कोशिश बेकार हो गई तब शेकल्टन ने उदास होकर कहा, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है शिप को बाहर निकालने का। हम बर्फ के पिघलने का इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उस समय सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, जिसे गुजरने के लिए अभी 7 महीने का समय बाकी था। शेकल्टन ने कहा, हम पूरी तरह से मौसम के गुजरने का इंतजार करेंगे, मतलब ये 7 महीने तक यहीं शिप पर रुके रहेंगे और जब 7 महीनों के बाद बर्फ पिघलने लगेगी तब ये आगे की जर्नी शुरू करेंगे। इनकी जो ये यात्रा थी ये जा रही थी साउथ की ओर। तो शेकल्टन ने सोचा, अगर बर्फ लगातार साउथ की तरफ खिसकती रहेगी तो हमारी शिप भी साउथ की तरफ जाएगी और हमारी जर्नी धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ती रहेगी। पर हुआ इसके अपोजिट, जो बर्फ थी उसने नॉर्थ की तरफ खिसकना चालू कर दिया और ये साउथ की बजाय नॉर्थ की तरफ जाने लगे और थोड़े दिनों में इनकी शिप 185 किलोमीटर पीछे आ गई। शुरुआत के कुछ दिनों तक शिप का 1-2 हिस्सा ही बर्फ में फंसा हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों में शिप चारों तरफ से बर्फ से घिर गई और इनका बाहर आना मुश्किल हो गया। इनके पास जो खाने के लिए फूड था वो भी कुछ ही समय में खत्म होने लगता है और जो अरोरा शिप थी जिसे इंड्योरेंस को सप्लाई पहुंचाना था वो 2 बार आती है सप्लाई लेकर, लेकिन बर्फ की वजह से वो वहां तक पहुंच नहीं पाती और इनकी कोई भी हेल्प किए बगैर वापस चली जाती है। फूड की कमी की वजह से शेकल्टन ने सभी के खाने पर लिमिटेशन लगा दी थी और ज्यादा फूड की कमी होने पर इन्होंने पेंगुइन और सील को मारकर खाना शुरू कर दिया। इन्हें पकड़ने के लिए राइफल का इस्तेमाल करते थे और पकड़ने के बाद इन्हें शिप पर लाकर इनका मीट खाते थे। इनके साथ जो डॉग्स थे उन्हें भी कम खाना दिए जाने लगा और ठंड की वजह से इनकी भी हालत खराब होने लगी। हालांकि शेकल्टन ने इन्हें गर्म रखने के लिए प्रयास किए थे और इन्हें डेली एक्सरसाइज कराए जाते थे, पर उसका कोई फायदा नहीं था। इनकी सारी मशीनें जो कि रिसर्च में इस्तेमाल होनी थी वो भी ठंड की वजह से खराब होने लगी और कोई काम की नहीं रही। 26 अक्टूबर 1915 अब तक 9 महीने बीत चुके थे और इन्होंने जो सोचा था कि 7 महीनों के बाद बर्फ पिघल जाएगी वो नहीं हो सका। सर्दियों का मौसम गुजरने के बाद भी यहाँ पर इतनी ठंडी थी कि बर्फ बिल्कुल भी नहीं पिघली थी, बल्कि इसके दबाव की वजह से इनकी शिप पानी में नीचे जा रही थी। तब शेकल्टन के ऑर्डर पर क्रू के मेंबर्स ने क्या करा कि जितनी भी चीजें रखी थी शिप पर उसमें से कुछ चीजों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया ताकि शिप का वजन कम किया जा सके। जो हैवी इक्विपमेंट थे जिनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाना था उसे इन्होंने पानी में फेंक दिया। शिप में जो फ्यूल था उसमें से इन्होंने 2000 लीटर का फ्यूल पानी में बहा दिया। 3 लाइव बोट्स इन्होंने नीचे फेंक दिए। शिप के कुछ लकड़ी के हिस्सों को काट कर फेंक दिया। जो फर्नीचर वगैरह थी उसे भी नीचे फेंक दिया। बुक्स और डॉक्यूमेंट, कपड़े, डॉग्स के खाने की चीजें और तंबाकू भी इन्होंने नीचे फेंक दिया। जो इस एक्सपेडिशन पर शिप को नेविगेट कर रहे थे फ्रैंक वॉर्सी, इन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी डॉग्स हैं उनमें से थोड़े से कमजोर डॉग्स को अलग किया जाए और उन्हें भी गोली मारकर पानी में फेंक दिया जाए। और क्रू मेंबर्स ने ऐसा ही करा। 70 में से 45 डॉग अलग निकाले गए जो कि बाकियों से कमजोर थे और उन्हें बारी बारी से गोली मारकर पानी में फेंक दिया गया। और यहाँ इनके साथ में एक बिल्ली थी, उसे भी इन्होंने गोली मारकर पानी में फेंक दिया। अब आप सोचोगे कि बिल्ली तो एक ही थी, फिर उसे क्यों गोली मार दी? तो वो सब इतना डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कि हम सब अब मरने वाले हैं, तो ये बिल्ली अकेले जिंदा रहकर क्या करेगी, इसलिए उसे भी मार दिया गया। उस समय में जो शिप होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, इसलिए जब शिप पर बर्फ का दबाव पड़ता है तो शिप इस प्रेशर को झेल नहीं पाती और 27 अक्टूबर 1915 को इसके पीछे का हिस्सा टूट जाता है और इसमें पानी भरने लगता है। क्रू मेंबर्स ने जब देखा कि शिप के अंदर पानी आ रहा है तो ये जितनी चीजें उतार सकते थे उतारे और नीचे की बर्फ पर कैंप लगा कर रहने लगे। लेकिन जिस बर्फ पर इन्होंने कैंप लगाया था वो धीरे धीरे पिघल रही थी
तो इन्होंने सेफ जगह ढूंढना शुरू कर दिया और फिर 3 लाइफ बोट के सहारे ये 28 अक्टूबर 1915 को वहां से निकलते हैं और सुरक्षित जगह की तलाश करने लगते हैं। 12 नवंबर 1915 को लगातार 15 दिनों तक भटकने के बाद ये एलिफेंट आइलैंड पर रुकते हैं, जहां इन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली। अब थोड़ी सी इसलिए क्योंकि वहां इनके अलावा कोई और इंसान नहीं था जो इनकी हेल्प कर सके, ये बस वहां रुक सकते थे। जब ये एलिफेंट आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वहां वापस से सील और पेंगुइन को मारकर अपनी भूख मिटाना शुरू करते हैं। कैप्टन शेकल्टन ये डिसाइड करते हैं कि वो 5 मेंबर्स के साथ साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएंगे और वहां से रेस्क्यू टीम लेकर वापस आएंगे, जिसके बाद बाकी क्रू मेंबर्स को एलिफेंट आइलैंड से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 24 दिसंबर को इन्होंने ये यात्रा शुरू करी और लगातार 16 दिनों तक चलने के बाद ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां से रेस्क्यू टीम लाई जाती है और तब जाकर जो बाकी क्रू मेंबर्स थे उनकी जान बच पाती है। यहाँ से वापस जाने के बाद इन्होंने अपनी कहानी लिखी और पब्लिश की, जिसे बाकी सभी को इनके इस सर्वाइवल स्टोरी के बारे में पता लगा। इसके कुछ सालों के बाद 5 जनवरी 1922 जब शेकल्टन अपनी एक और एक्सपेडिशन पर था, तब उसे हार्ट अटैक आती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये एक्सपेडिशन साउथ जॉर्जिया से गुजर रही थी, इसलिए इसके शरीर को वहीं साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर ही दफना दिया जाता है, जिसे देखने के लिए आज भी वहाँ लोग जाते हैं। तो ये थी शेकल्टन की रियल सर्वाइवल की स्टोरी, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज की ये वीडियो हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।